यूपी बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन की सीएम योगी और अखिलेश यादव सहित सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। कल यूपी का सबसे बड़ा बजट होगा पेश। सदन में कानपुर देहात की घटना पर बोले अखिलेश, कहा सरकार के इशारे पर बुलडोजर चला, गरीबों को क्यों किया जा रहा परेशान। शिवसेना में नाम सिंबल की लड़ाई, एससी से उद्धव गुट को राहत नहीं, कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तेजस्वी के खिलाफ खड़े नीतीश के सहयोगी, महागठबंधन में हो रही महाभारत, मांझी के बयान पर भाजपा का तंज। सपा से निष्कासित की गई पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह, पार्टी पर कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लगाई गुहार। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में देश भर में छापेमारी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी सहित 72 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही में सदन ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और केसरीनाथ त्रिपाठी और राहुल कोल के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम योगी ने और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। निधन हो गया, उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जन सेवक का जो जीवन होता है अत्यंत संघर्षमय होता है और यही कारण है कि उसे पग पग पर अग्नि परीक्षा देनी होती है। बहुत सारे लोग जिनके पास विजन है, प्रतिभावी है, वे राजनीति में आने में, सार्वजनिक जीवन में आने में संकोच करते हैं। 2023 को लगभग 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत कम आयु में उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री राहुल प्रकाश कोल 96 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सबसे युवा विधायक के रूप में वर्ष 2017 में पहली बार चुने गए थे और वर्ष 2022 में वे पुनः दूसरी बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राहुल प्रकाश कोल की छवि एक सरल व्यक्ति के रूप में रही है। एक युवा विधायक होने के साथ साथ वे अपने क्षेत्र की जनता में बड़े लोकप्रिय थे। वे जिस समाज से आते थे उस समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। गरीब, मजदूर और वंचितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से, हथियार तस्कर के रिश्तेदार यायाह के घर में एनआईए की रेड पड़ी है। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है। आतंक मददगार गैंगस्टर्स के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से। सुबह से 8 राज्यों के 72 जिलों में छापेमारी है। लगातार पूछताछ और कार्रवाई। 1.5 घंटे तक परिजनों को कमरे में बंद कर ये पूछताछ की गई, घर की तलाशी ली गई, परिजनों के फोन नंबर भी लिए गए हैं। तो एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है एनआईए की तरफ से। हालांकि कई इनपुट होने की भी खबर मिल रही है और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं एनआईए ने। तो टेरर फंडिंग और आतंक के मामले को लेकर एनआईए का जो तेवर है वो सख्त होता नजर आ रहा है। लगातार पूछताछ और कई जिलों में 72 जिलों में छापेमारी की है। तो एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, बुलंदशहर में इस मामले को लेकर जो गैंगस्टर्स हैं
मिले हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 1.5 घंटे तक परिजनों को कमरे में बंद करके एनआईए की टीम ने पूछताछ की। साथ ही घर की तलाशी, परिजनों के फोन नंबर भी लिए हैं। पता है नहीं, उन्होंने कहा हम थोड़ी चेक इन वगैरह करना चाहते हैं आपके घर की। हमने कहा जाइए, कुछ उन्हें ऐसी हमारे घर में कुछ है ही नहीं, कुछ उन्हें मिला। तो कितने घंटे तक लगभग ये चेकिंग एक 1.5 घंटे रहे हैं वो घर के अंदर? हाँ, अपने तो कुछ लेके गए आपके? नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज, कोई कुछ भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी लिखत पढ़त करी, बस वो ले गए अपने। बस खाली तलाशी ली? बस तलाशी ले गए। हाँ। तो परिवार से कुछ कहा हो कोई? ना किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी बेचारों ने। ये बताया हो किस लिए आए हैं? ना कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ये भी हमें। 1.5 घंटा आपके यहाँ रहे? बस रहे, अपनी तलाशी वगैरह करी और लौट गए। और खबर प्रतापगढ़ से मिल रही है। प्रतापगढ़ का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप के रिश्तों में खटास आती नजर आ रही है। अक्षय प्रताप पर राजा भैया की पत्नी ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। साजिश और धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। राजा भैया की पत्नी मानवीय कुमारी ने ये केस दर्ज कराया है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, नई दिल्ली के ईओडब्ल्यू थाने में कल दर्ज हुआ ये मामला। प्रतापगढ़ का सियासी राजनीति इसी के चलते गर्माती नजर आ रही है। राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप के रिश्तों में खटास इस बात से बड़ी खबर, तो अक्षय प्रताप पर राजा भैया की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत ये केस जो है वो दर्ज कराया है। तो इस बात पे कोई सच्चाई है या महज साजिश है? प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, और इस बात से ये बात जरूर साफ है कि राजा भैया और जो एमएलसी के विधायक हैं उनके बीच एक मनमुटाव और रिश्तों में कड़वाहट जरूर बढ़ जाएगी। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। एतमादपुर के किसानों से 24 मुकदमे वापस लिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान ये मुकदमे दर्ज कराए गए थे और अब ये मुकदमे वापस लिए गए हैं। बड़ी खबर आगरा से, मुकदमों की वापसी से 125 किसानों को राहत मिली है। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था इन किसानों ने, जिसके चलते इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे और अब वापस लिया गया है। तो किसानों को इस बात से राहत मिलती नजर आ रही है। मुकदमे वापसी पर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने सीएम से मुलाकात भी की थी। एतमादपुर के किसानों से 24 मुकदमे वापस लिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान ये मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर। मुकदमे की वापसी से 125 किसानों को राहत मिलती नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से, आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। आपसी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई है। बड़ी खबर बदायूं से, गोली लगने से युवक घायल हो गया और जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। शादी समारोह में युवक को गोली मारी गई। थाना आलापुर प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ हालांकि मौके पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। जो युवक घायल हुआ उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आलापुर क्षेत्र के ग्राम कोठा का ये मामला बताया जा रहा है। आपसी रंजिश के चलते युवक को गोली मारकर जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। तो आपसी रंजिश के चलते युवक ने गोली मार
दी और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर कानपुर से है, जहां बिदनू थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 6 बेटियों और एक बेटे के साथ रहते हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले युवक से उनका खेत को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व में कई बार उनकी बेटी सीमा को युवक रोककर बदसलूकी कर चुका था और इसकी शिकायत भी बिदनू थाने और मंझावन पुलिस चौकी में दर्ज की गई थी, मगर पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उनकी बेटी गाय को चारा दे रही थी, तभी युवक ने सीमा पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इसके चलते सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार की माने तो उनका कहना है कि यदि समय रहते आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। रही फिर 1 साल कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी बहन आगे आई थी तो उसे फरसा से काट दिया। हम पीछे आ रहे थे, पापा मेरे लैट्रिन चले गए थे, यहाँ पे कोई नहीं था। 2-3 बार बेइज्जती भी किया, खेतों में भी छेका है मारने के लिए, 2-3 बार मारा भी है। सन्नाम मन्नाम रणधीर इनके लड़के भी मेरे रिपीट के मारा उल्टी सीधी जगह पे। और मैं 2-3 बार थाने बिदनू भी गई, मझान चौकी भी गई तो कोई सुनाई नहीं हुई। आज क्या हुआ था? आज हुआ कि आगे मेरी बहन आई तो उसको फरसे से मारा पीछे। कितने समय की बात है ये? 6 बजे की, 6:30 बजे की है बात। खबर मेरठ से है, जहां मुंबई से मेरठ पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम का समर्थकों द्वारा जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने बिग बॉस घर में जो उन्होंने पल बिताए 4.5 माह के पल को साझा किया। वहीं के न्यूज़ के संवाददाता राजू शर्मा से अभिनेत्री अर्चना गौतम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातचीत रही, वो आपको सुनाते हैं। बिग बॉस के घर में धमाल मचाकर मेरठ वापस लौटी अर्चना गौतम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अर्चना, बिग बॉस के जो घर था उसमें तो आपने धमाल मचा दिया, अब मेरठ वापस लौटी है, दर्शकों को काफी प्यार आपको मिला, कलम देख रहे थे, काफी भीड़ थी, तो कैसा महसूस कर रहे थे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इनफैक्ट कि मतलब दूर दूर से लोग आए थे मिलने के लिए। मैं परफेक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि पता नहीं क्या होता है कि टाइम थोड़ा मिस हो जाता है, बट उसके बावजूद भी मुझे इतना प्यार मिला कि मैं सच में बता नहीं सकती कि लोगों ने इतना प्यार किया। जैसी मैं थी वैसी को ही प्यार किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राजनीति भी हो गई और पत्रकारिता से आपने शुरुआत की है, बिग बॉस का घर भी हो गया, अब आगे की क्या, भविष्य की क्या पूरी तैयारी है आपकी? भविष्य में अभी लेट्स सी कि मैं कौन से शो, रियलिटी शो में आ रही हूँ या फिर मूवी में आ रही हूँ, कौन सी आ रही हूँ, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अभी नहीं बता सकती, कुछ चीजें होती है नहीं बताई जाती, एकदम से दिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपने गैस सिलेंडर जो है डिलीवरी किए घर तक लोगों के, अब लोगों के घर से आप बिग बॉस के घर तक पहुंच गए। सलमान खान ने भी आपको काफी नजदीक से आपको वो भी किया है, रोज भी गिफ्ट किया है आपको, फिर उसके बाद लगातार रोज आपको मिलने लगे, तो कैसा लग रहा था जैसे सलमान खान से आप लगातार कनेक्ट रही? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब पहली बार सलमान सर ने रोज दिया, ओ माय गॉड, वो रोज अभी तक रखा है, उसको तो मैं लैमिनेशन करवा के रखूंगी। उसके बाद फिर कार्तिक आर्यन जी, यहाँ तक कि अनिल कपूर सर ने मुझे अर्चू बोला। ओ माय गॉड, वो जो मोमेंट था जब अनिल कपूर सर ने मुझे ऐसा पकड़ा था, मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो मतलब सच में मतलब मुझे प्यार बहुत मिला है बिग बॉस के घर में। आज अगर बिग बॉस नहीं होता तो शायद मेरी ये पहचान नहीं बनती थी। बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैंने बहुत गलत किया, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि जो भी किया डंके की चोट पे किया और बहुत अच्छा किया। आप नहीं होती थी तो शायद बिग बॉस हम देखते ही नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बिग बॉस फेम अर्चना गौतम। इनका कहना है कि जिस लिए वो बिग बॉस में गई थी, नाम कमाने के लिए, वो नाम कमा लिया है और लाखों जो समर्थक है उनका जो जुड़ाव है वो अर्चना गौतम से हो गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज़। खबर आगरा से है, जहां हर्ष फायरिंग पर लगाम नहीं लग रहा है। जिले में लगातार हर्ष फायरिंग हो रही है। वहीं दिनेश नामक शख्स के इंस्टा आईडी पर तमाम हर्ष फायरिंग के वीडियो भी अपलोड किए गए। बेखौफ होकर हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। आगरा टेडी बगिया क्षेत्र का ये दिनेश रहने वाला बताया जा रहा है।
खबर बदायूं से, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दिसौलीगंज गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने हत्या का आरोप महिला एवं उसके पति पर लगाया है। मृतक का गांव की ही एक महिला से बीते लगभग 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक की मां ने बताया कि लगातार मृतक और महिला के फोन पर बातचीत होती थी, जिससे मृतक के परिजनों को भी महिला से प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई। मृतक के परिजनों ने आरोपी महिला से संबंध न रखने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार महिला और मृतक के फोन पर बातें होती थी और इसकी जानकारी आरोपी महिला के परिजनों को हुई। बिसौली कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के भीखापुर गांव में 13वीं संस्कार कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्र की रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर के साथ आए एक युवक को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। और आपको बता दें कि वही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औरैया के ब्रह्मनगर मोहल्ले से आए एक युवक ने रामवीर पर राइफल से फायरिंग कर दी। लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी चारू निगम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को लेकर चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आईजी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अभी कुछ लगभग आधे घंटे पहले, 5 घंटे पहले एक सूचना मिली थी कि एक 13वीं का कार्यक्रम है भीखापुर में। एक ये मजरा पड़ता है बरीपुर माखी, ये मजरा है। इसमें एक मृतक है भोले सिंह, ये 85 वर्ष के थे। इनकी 13वीं में 2 पक्ष इनवाइटेड थे, एक बबलू सेंगर और एक रामवीर रजावत। इन दोनों के परिवारों को बुलाया गया था। पूछताछ में ये बताया गया है कि इन लोगों के बीच में पूर्व से 15-20 साल पहले से एक कसीदगी व्याप्त है। बबलू सेंगर के भाई पप्पू सेंगर का मर्डर कुछ साल पहले हुआ था, 15 साल पहले, जिसमें ये मृतक जो हमारे रामवीर रजावत है वो और उनके बाकी के 5 भाई ये अभियुक्त थे। खबर कानपुर से है, जहां दबंगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को जमकर पीटा। दबंगों ने युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का वैक्सीन, टूल किट और 40,000 रुपए लेकर दबंग रफू चक्कर हो लिए। लहूलुहान अवस्था में स्वास्थ्य विभाग कर्मी घायल को हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया। मारपीट करने वाले बल्ली नाम के दबंग के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। छेदी सिंह पुरवा में रहने वाले बल्ली नाम के दबंग के खिलाफ दर्जन भर से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। खबर हमीरपुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक के बीच सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी गई। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर युवक को पीटा। मारपीट के दौरान पति को बचाने आई पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित की तहरीर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्ती से, जहां जिले में बीते 18 तारीख को उस समय सनसनी मच गई जब लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मासूम बच्ची, जो कि पड़ोस में ही शादी समारोह में गई थी और लापता हो गई। इसके बाद परिजनों ने बच्ची को चारों ओर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिली। थक हार कर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी जब पुलिस को बच्ची हाथ नहीं लगी तो सुबह फिर से उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद बच्ची पास के ही तालाब के कीचड़ में मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी। मौत की सूचना मिलते ही बच्ची के घर वालों में कोहराम मच गया और इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को हुई। सभी मौके पर पहुंचकर घटना के हर एक एंगल की जांच कर रहे हैं। उन्नीस फरवरी को थाना लालगंज में वादी मुकदमा ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है।
इस संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई और एक अभियुक्त मिथुन राजभर को गिरफ्तार किया गया, जो मृतका है उसका रिश्तेदार भी है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि 18 तारीख की रात्रि में जो अब वादी मुकदमा है उनके भतीजे की शादी थी, जिसमें सभी लोग उस शादी में गए हुए थे। इसी बीच में मृतका अपने सहयोगी के साथ में खेल रही थी। जो अभियुक्त है मिथुन ने उसको चॉकलेट दिखा करके उसको अपने पास बुलाया और उसके बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश करी। यूपी के बजट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री ने इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट बताया है। कहा है कि पेश होने वाले बजट में भी सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। बजट में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करेगी और इस बजट से लोगों को उम्मीदों से अच्छा बजट मिलेगा। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, बजट डबल इंजन की सरकार वाला आ रहा है और बजट डबल रफ्तार से, ट्रिपल रफ्तार से प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला होगा और बजट से जो उम्मीदें हैं उससे भी अच्छा बजट होगा। एक सवाल ये था सर कि जो कल हाईकोर्ट ने जिस तरह से सरकार से जवाब तलब किया है कई मामलों को लेकर, कुपोषण को लेकर खास तौर से, उसमें ये कहा है कि सरकार जो है वो पोषित नहीं कर पा रही है, तो अब सरकार को जवाब देना है। नहीं, ठीक है, तो उसको देखेंगे पूरा। माननीय न्यायालय ने अगर किसी विषय को संज्ञान लिया है, कहीं उसमें कोई त्रुटि कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन अभी मैंने जरूर आज ही अखबार में पढ़ा है और अखबार में पढ़ने के बाद भी सरकार ने उसे संज्ञान लिया है और उसकी समीक्षा करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि 6 बजट आ चुका है, कुछ देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि 6 बजट अब तक आ चुका है। अखिलेश यादव जी कहिए अपनी आंख की जांच करा लें, तब दिखेगा। कैसे दिखेगा? सर, टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने कई जगह बड़ी छापेमारी की गई है। ये तो एनआईए बनी ही इसीलिए है, सीबीआई और ईडी बनी इसलिए है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसमें भ्रष्टाचार की गड़बड़ी तो ईडी जाती है, आपराधिक मामले हैं तो सीबीआई जाती है और एनआईए देश विरोधी कोई गतिविधियां हो रही होंगी तो एनआईए जाती है। तो उनको जांच करना, उनको पड़ताल करना और देश के विरुद्ध अगर कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा है तो उसका पता करना उनका काम है। वो एजेंसियां इसीलिए बनी हुई हैं। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास के बाद मध्यम व छोटे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं के मान से बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके चलते ऐसे स्टेशनों को चिन्हित कर कवर किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अमृत भारत योजना के तहत 80 स्टेशनों को चयनित किया गया। रतलाम मंडल के 16 स्टेशनों में झाबुआ जिले का मेघनगर रेलवे स्टेशन भी अमृत भारत योजना से जोड़ा जा रहा है और इसको लेकर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर ने मेघनगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाने की जानकारी दी है। वंदे भारत स्टेशन बनता है, पहला रतलाम का और दूसरा मेघनगर। ट्राइबल क्षेत्र का हमारा पहला जो मेघनगर का स्टेशन है यह विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैंने तो मांग तो बामनिया की और सबकी की थी, पर इस बजट में उन्होंने हमको मेघनगर दिया है और रतलाम दिया है। अमृत भारत के कुछ स्टेशन हैं जिसमें रतलाम डिवीज़न के भी कई सारे स्टेशन हैं और बात सही है कि मेघनगर भी उसी में। इस योजना में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम ये जज कर रहे हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाओं की और आवश्यकता है। विश्व हिंदू विधि प्रकोष्ठ द्वारा जबलपुर के पुराने जिला न्यायालय में विश्व हिंदू महासंघ विधि प्रकोष्ठ के द्वारा भगवान भोलेनाथ की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्तागण, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय का स्टाफ, काफ़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सभी ने मिलकर भोले बाबा की आरती की और इसके बाद भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भाजपा के प्रदेश संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। भगवान भोलेनाथ के सभी श्रद्धालुओं ने फूलों की होली भी खेली गई। जबलपुर के जिला सत्र न्यायालय जो विधि का मंदिर है, यहाँ पर विश्व हिंदू महासंघ की जो विधि प्रकोष्ठ की इकाई है कि भाई सुरेंद्र तिवारी जी और उनकी पूरी टीम के संयोजन में यहाँ बाबा भोलेनाथ की महाआरती का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसमें सारे वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता और हमारे महिला अधिवक्ता भी यहाँ पर शामिल हुए हैं।
बहुत धूमधाम से आज हमने यहाँ पर महाआरती की है। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज विश्व हिंदू महासंघ विधि प्रकोष्ठ की ओर से जबलपुर जिला न्यायालय में हम लोगों ने शंकर शिव मंदिर में महाआरती का आयोजन रखा था, जिस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभाजी साहू जी आए, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक माननीय शरद अग्रवाल जी भाई साहब आए। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि पूर्व में NSUI के छात्रों ने लगातार कुलपति के इस्तीफे की मांग के चलते चले आ रहे, क्योंकि लगातार इस मांग को उठा रहे थे। कुलपति कपिल देव मिश्र एवं पदाधिकारियों के द्वारा रिजल्ट में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और बहुत ही अनियमितताओं को देखते हुए NSUI के छात्र लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति के इस्तीफे की मांग की गई और कॉलेज के ही गेट में चढ़कर प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन मामले को संभालने में जुटा रहा। बढ़ते आगे, जबलपुर में एक किसान की सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। मृतक किसान का नाम नीरज लोधी है और जो कि चौकीताल का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर तिलवारा थाना पुलिस सहित FSL की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मृतक के पास से एक स्कूटी और खून से सना पत्थर भी मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक रविवार की शाम अपने घर से कुछ काम के लिए निकला था। जब देर रात वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने तिलवारा थाना पुलिस को सूचना दी। सुगाड़ा मार्ग के पास स्थित खाली मैदान में खून से लथपथ एक शव पड़ा हुआ है। इसके बाद ASP क्राइम समर वर्मा, CSP शशांक सहित TI के मौके पर पहुंची पुलिस टीम मौके पर जांच पड़ताल की और साथ ही एक स्कूटी और बरामद की। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और पता चला कि गाड़ी नीरज लोधी की है। इसके पास पुलिस ने क्या घटनाक्रम हुआ और कहाँ की घटना है ये पूरी? आज 10 बजे जानकारी मिली कि सगड़ा मार्ग आयुषी धारा कॉलोनी के सामने खाली मैदान है, वहाँ पे किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जो मौके पर हम लोग जाकर देखे तो शव पड़ा हुआ मिला। उसके सिर और चेहरे से खून निकला हुआ था। अज्ञात बॉडी थी। पास में एक स्कूटी गाड़ी खड़ी थी, उसका नंबर देखो ध्यान नहीं आ रहा। उस गाड़ी का नंबर हमने सर्च किए तो वो गाड़ी निकली अपने चौकीताल नीरज लोधी की निकली। अपनी अपकमिंग मूवी तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इंदौर पहुंची और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए अपने अनुभव को साझा किया। वहीं श्रद्धा कपूर ने इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 6 बार के सबसे स्वच्छ इंदौर शहर की सड़कों की अभिनेत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर चाहरग साफ सुथरा देखकर काफ़ी खुशी हुई। देश के बाकी शहरों को भी इस तरह से किया जाना चाहिए। स्वच्छता की कायल हुई श्रद्धा कपूर ने इंदौर के प्रसिद्ध पोहा और जलेबी का भी स्वाद चखा। श्रद्धा कपूर से जब पूछा गया कि उनकी नज़र में कौन सा अभिनेता सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने अपने पिता शक्ति कपूर का नाम लिया। श्रद्धा कपूर ने तू झूठी मैं मक्कार को लेकर कहा कि रणबीर और वो अलग अलग जाकर प्रमोशन कर रहे हैं, कहीं भी दोनों एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने कहा कि फिल्म की स्टोरी दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। रांची के राजभवन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां झटकाई। मोहराबादी में राजभवन पहुंचे CM आवास का घेराव करने पंचायत सचिव अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन को लेकर CM आवास का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने राजभवन के पास ही रोक दिया। इसके बाद क्या था, विवाद बढ़ने के बाद जमकर लाठीचार्ज हुआ। पंचायत सचिव को खदेड़ा गया। पुलिस का आरोप है कि पंचायत सचिव के द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और जमकर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।
उधर झारखंड में राजधानी रांची पुलिस कोयला तस्करी और चोरी के खिलाफ पुलिस निरंतर छापेमारी कर रही है। अवैध कोयला जब्त भी होता है। अवैध कोयला लदे हुए वाहन भी पकड़े जाते हैं, लेकिन थानों में अधिकतर प्राथमिकियां अज्ञातों के खिलाफ ही दर्ज होती हैं। अज्ञातों पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोयला तस्कर चोरों के नाम और पता पुलिस मालूम नहीं कर पा रही है। सिर्फ इसी माह फरवरी में पुलिस ने जिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध कोयला जब्त हुआ। छापेमारी के दौरान मौके से कोई नहीं पकड़ा जाता, लिहाजा पुलिस ने अज्ञातों पर एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन इसी माह दर्ज एक केस को छोड़ा गया है। किसी भी केस में पुलिस अपने अनुसंधान में अज्ञात के बारे में मालूम नहीं कर सकी है। खबर सीकर से है, जहां नकली मिलावटी पनीर बनाकर बेचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं नकली मिलावटी 410 किलो पनीर पकड़कर पुलिस ने सैंपलिंग कराकर नष्ट किया। नकली मिलावटी पनीर 710 किलो की जयपुर में सप्लाई की गई थी और जयपुर में की गई नकली मिलावटी पनीर के 93,400 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी करीब 2 वर्ष से नकली मिलावटी पनीर बेच रहा था। रानोली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान जयपुर की ओर जाकर कार्रवाई की। खबर लक्सर से, जहां तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर से एसडीएम गोपाल राम बिनवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम क्रमवार तहसील दिवस में पहुंचे और फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान प्राप्त हुई 12 शिकायतों में से 4 शिकायतों का एसडीएम द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। तहसील दिवस में अधिवक्ताओं ने एसडीएम को शिकायत देकर बताया कि चकबंदी मामलों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है। उनकी मांग है कि तहसील दिवस के दौरान चकबंदी मामलों से जुड़ी शिकायतों का भी निस्तारण किया जाए। खबर रामनगर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी की गई वो काफ़ी शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। जिस तरह से गणेश जोशी जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कल कांग्रेस के खिलाफ एक शर्मनाक बयान दिया है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में हम कांग्रेस के लोग अपना विरोध जता रहे हैं और जो है गणेश जोशी का इस्तीफा मांग रहे हैं और उन विरोध में हमने उनका पुतला फूंका है। और जो शब्द कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहे हैं, उस पर आज पूरी की पूरी भाजपा खुद जो है चिंतार्थ हो रही है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया शेयर मार्केट में अडानी कांड में देश के लोगों का और विदेशियों का डूब गया है।
देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। प्रतियोगिता में सभी टीमों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और सलामी ली गई। साथ ही सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से 24 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिसमें पुरुष व महिला खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं व बधाई देने के साथ ही सभी से खेल भावना के साथ खेलने का भी आह्वान किया। कृपया इनके लिए तालियों से जरूर इनका हमारे निदेशक महोदय जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बावजूद भी बर्फबारी न होने का सीधा असर अब सेब की बागबानी पर पड़ेगा। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से फलों को नमी न मिलने से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने वाले समय में बेस्वाद होगी और इससे हाई चिलिंग वैरायटी की सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल जिले के थलीसैंण समेत अन्य सर्द इलाकों में हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी अधिक की जाती है, लेकिन इस साल बर्फ न पड़ने से फलों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है और साथ ही ऐसे में फलों की पैदावार तो कम होगी ही, लेकिन फल बेस्वाद भी हो जाएंगे। हालांकि उद्यान विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया है कि सेब की हाई चिलिंग वैरायटी पर ही इसका असर देखने को मिल सकता है। सेब बेहतर परिणाम देंगे। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फ़बारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक 0 माइन वैरायटी और भी कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होगी, जिसको लेकर सोमवार को बोर्ड सभागार में आयोजित बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने मौजूद प्रदेश भर से आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1253 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। साथ ही बताया कि इन परीक्षा केंद्रों में 198 संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। सचिव ने यह भी बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,32,115 परीक्षार्थी होंगे। इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं आ गई हैं और आज बैठक ली गई है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उपनियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, तो सख्ती से इसके लिए अनुपालन करने के लिए कहा गया है। बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। रुड़की के मोहल्ला कानून गोयान में हुए पटाखा अग्निकांड में मृतक परिवार के लोग सिविल अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग थी कि मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए परिजनों को दिए जाए। मुआवजे की मांग पर परिवार के लोगों ने शव को पोस्टमार्टम करने भी नहीं दिया। कोई हो गया
जैसे ही पता लगा मैं हरिद्वार था, मैं तत्काल यहाँ आ गया और इनका कहना था कि प्रशासन ने अभी ये नहीं तय किया कि कितना मुआवजा मिलेगा। तो मैंने पूछा कितना आप चाहते हैं, बोले वो 2 लाख प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, प्रस्ताव कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। तो इस पर मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भेजा और हमारी उनके साथ आपसी सहमति होगी कि प्रस्ताव 5 लाख का भेजा जाएगा। और जिस घर में 3 बेटियां हैं, माँ बीमार रहती है, उसमें उनकी बेटी ने BA किया हुआ है, तो हमने कहा उनको संविदा पर कहीं नौकरी मिल जाए, नगर पंचायत, नगर निगम में कहीं भी। इसके अलावा 25-25 हज़ार रुपये की मृतकों को मैंने अपनी तरफ से भी राहत राशि देने की घोषणा की है। हम विवेकाधीन कोष में एक प्रस्ताव भेजेंगे, तो वो जो भी मुआवजा वो हायर अथॉरिटी से डिसाइड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई धरने पे तो नहीं बैठे थे। पहले मैं इनसे बात करके गया हुआ था, तो ये लोग से शायद वेट कर रहे होंगे पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाए तो बॉडी लेके जाएं, तो उसके लिए बैठे हैं। तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम बॉडी इनको हैंड कि जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा इनके लिए हम हेल्प करेंगे। और अलग से भी अगर जो फैमिलीज़ हैं मेरे पास आ जाएँ तो मैं कोशिश करूँगा अपनी व्यक्तिगत तौर पर कुछ हेल्प कर पाऊँ तो कर पाऊँ। प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इन चर्चाओं के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर उत्तराखंड अपनी परंपरा को दोहराने जा रहा है। उत्तराखंड की एक परंपरा रही है कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को छोड़कर अभी तक किसी ने भी पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया। उसी को लेकर फिर पुष्कर सिंह धामी चर्चाओं में है, जिस पर पक्ष विपक्ष जमकर आरोपों का खेल खेलते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ा है। उत्तराखंड में परेशानियों का ग्राफ बढ़ा है, बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, अराजकता का माहौल चारों तरफ है। और क्या कुछ कहा इस बीच, सुनिए कांग्रेसियों की जुबानी। देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 साल तक खुद इतने भ्रष्टाचार कर चुकी है कि उन्हें आज किसी को भ्रष्टाचारी कहने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का उनका अधिकार ही खत्म हो चुका है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई ऐसा काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस टाइम परेशान है। देखिए, ये तो बात सही है कि ये मुख्यमंत्री जो हैं, जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, वो टोटल फेल है। क्योंकि इस समय हमारे उत्तराखंड में जितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, अराजकता चारों ओर फैल रही है, भ्रष्टाचार अत्यंत ऊंची सीमाओं पर है, तो इस समय तो उन्हें, अगर वो अपने आप को सच्चे सिपाही कहते हैं बीजेपी के, तो उनको खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में संगठित अपराधों को रोकने पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में अंतर्राज्यीय योजना पर भी चर्चा हो रही है। बड़ी खबर जयपुर से, एडीजी अशोक राठौड़, पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव भी इस बैठक में मौजूद रहे। एडीजी दिनेश MN, हवा सिंह घुमरिया भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही S सेंगिथर, IG ओम प्रकाश, नवज्योति भी इसमें शामिल रही। तो कई अहम मसलों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा। अतिरिक्त CP कैलाश विश्नोई भी बैठक में मौजूद रहे। तो महानिदेशक स्तर के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। और इसी खबर पर पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण गोपाल जुड़े हुए हैं। इस खबर पर क्या जानकारी है इस संबंध में? ये बैठक कई लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कृष्ण गोपाल, आपको आवाज मिल पा रही है? इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। किन किन मसलों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिससे इसमें
डीजीपी जो मिश्रा जी हैं उनकी अध्यक्षता में 5 राज्यों की जो एडीजी हैं उनके स्तर पर जो चर्चा हुई है उसमें मेन मुद्दा जो है वो संगठित अपराध को रोकने के लिए है, जिसके लिए इंटर स्टेट लेवल पर आज मीटिंग रखी गई है पीएचक्यू में, और जिसमें हाई लेवल की मीटिंग है और इसमें जो अपराध है उनको रोकने के लिए संबंध में मीटिंग ली गई है। जी कृष्ण, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ निकल कर आ पाया, कैसे अंकुश लगाया जाएगा अपराधों पर? इसमें अभी ये ब्लूप्रिंट पे बात चल रही कि कैसे इंटरस्टेट में कैसे एक दूसरे को सूचनाएं को आदान प्रदान करके इसके रोका जाए, क्योंकि मेन जो मुद्दा होता है वो सूचनाओं के आदान प्रदान पे होता है। सही समय पे तो सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं इंटरस्टेट लेवल पे पुलिसिंग को, उसको लेके मेन अहम चर्चा हुई है इस पे। जी, साथ ही इसके अलावा और किसी मसले को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई? इस पे मेन जो था वो संगठित जो अपराध होते हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके बाउंड्री 6 स्टेट्स को लगती है, तो मोस्टली क्या होता है कि इसमें अदर स्टेट से अपराधी आते हैं यहाँ पे कार्रवाई अपराध करके और वो दूसरे स्टेट्स को निकल जाते हैं, तो उसको लेके मेन मुद्दा उठाकर उसके लिए मीटिंग की गई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कैसे इस संगठित अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई, रणनीति तैयार की गई कि कैसे अंकुश लगाया जा सकेगा। तो अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे इसे रोका जाए, इसको लेकर ये बैठक रही इस लिहाज से बेहद अहम, और इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।